हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने ईवीएस की जो एनसीईआरटी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी, वो सेशंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस की जो पेडागोजी है, 15 नंबर की आती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब सिलेबस के बारे में बात की थी हमने, तो हम लोगों ने जाना था कि सीटेट में क्या होता है। हर सब्जेक्ट में जितने भी हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, इन सब में क्या होता है कि 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की क्या आती है, पेडागोजी आती है। तो इसमें से जो 15 नंबर का कंटेंट था, जो एनसीईआरटी का कंटेंट था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है संपूर्ण तरीके से। जितनी एनसीईआरटी थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और जो 15 नंबर की पेडागोजी है, इसकी डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। इस सेशन में आपकी जो 15 नंबर की पेडागोजी है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं ईवीएस की पेडागोजी के बारे में, क्योंकि इससे बहुत, वैसे ईवीएस की पेडागोजी है जो सबसे इजी पेडागोजी अगर हम बात करें तो ईवीएस की है ना। बस आपको जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उन्हीं में बीच बीच में जो कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो फ्रंट पेज है कंटेंट वाला, उसमें से भी अगर किसी ने पढ़ लिया हो तो उसकी पेडागोजी ईवीएस की क्लियर हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड या पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, उनको आज हम लोग टोटली डिस्कस कर लेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। और इजी एकदम हलवा है ये नंबर, लड्डू कह सकते हैं। बहुत इजी पेडागोजी आती है और हर बार बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो ब्रह्म वाक्य हैं, जो छपे रहेंगे, हर बार पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, हर बार, प्रत्येक बार, जितनी बार एग्जाम होगा उतनी बार। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, यानी कि ईवीएस की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, ठीक है। तो ईवीएस क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ईवीएस है क्या। ईवीएस ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, इन्वायरमेंटल का, है ना। इन्वायरमेंटल का शॉर्ट फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का ही मतलब होता है परि प्लस आवरण। अगर पर्यावरण का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा परि प्लस आवरण, जो कि क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। तो परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ, और आवरण का मतलब जो ढका हुआ है, मतलब कि जो चारों तरफ से हमको घेरे, वही क्या है, हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। अब ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, ये कहाँ से कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे बेसिक जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इतना तो सिंपल सा है बस। तो ये जो आपका शब्द है इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट आपका शब्द है, ये कौन से शब्द से बना है, इनवायरर से बना है। किससे बना है आपका, इनवायरर से, इनवायरर से बना है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। जो कि किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। इसका मतलब होता है घिरा हुआ। तो ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन्वायरर शब्द, जो कि फ्रेंच भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ या घिरा हुआ, है ना। मतलब कि जो हमें आसपास से घेर हुआ है, हमारे चारों तरफ क्या है, पर्यावरण है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस में। जो ईवीएस है इसकी, ये क्या है, जो ईवीएस का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे करेंगे, उनके लिए ईवीएस क्या है बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, ईवीएस को लागू सबसे पहले क्यों किया गया, तो जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी अपने आसपास के पर्यावरण में देखते हैं उसी से अपनी समझ विकसित करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, पर्यावरण जो विषय के रूप में लागू करने का उद्देश्य यही रहा कि जो ईवीएस है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं जो उनकी रियल लाइफ कनेक्टेड चीज़ें हैं उनसे जोड़ पाएगा, है ना। जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हैं उनको जीने का मौका देगा, अनुभव करने का मौका देगा। इसलिए ईवीएस को प्राइमरी लेवल पे लागू किया गया है, ठीक है। अब ईवीएस की हम लोग नेचर ऑफ ईवीएस की बात कर लेते हैं। जो नेचर ऑफ ईवीएस है वो कैसा है प्राइमरी लेवल पे, है ना। तो नेचर ऑफ ईवीएस
या इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो जो ईवीएस का नेचर है ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ये एक समावेशित रूप में विषयों को देखता है। जैसे कि जब बच्चा है तो वो क्या करता है, जब प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा होता है तो वो अलग अलग चीज़ों को नहीं देखता है ना। जैसे उसने पेड़ देख लिया तो कहा ये पर्यावरण का हिस्सा है ना। भूमि देख ली तो कहा ये भूगोल का हिस्सा है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो बच्चा है वातावरण को समग्र रूप में देखता है, एक साथ रूप में देखता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो ईवीएस की प्रकृति है, नेचर है ईवीएस का, ये क्या है, समावेशित है या इंटीग्रेटेड हम कह सकते हैं। समावेशित है। अब समावेशित है तो कौन कौन से विषय शामिल है। अब समावेशन कैसा होगा, एक चीज का तो समावेशन होता नहीं है, उसमें कई सारी चीजें शामिल होती हैं समावेशन में। तो इसमें है आपका साइंस, साइंस है, प्लस सोशल साइंस, सोशल साइंस है, और क्या है आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट है यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या है आपका पर्यावरण। इन तीनों को मिला के क्या बना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज या ईवीएस बना है। तो क्या किया गया है, इसमें विज्ञान के भी मुद्दे जोड़े गए हैं ताकि बच्चों को क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़े, वो वैज्ञानिक चिंतन कर पाए, है ना, और कुछ बहुत वैज्ञानिक चीजों के बारे में भी जागरूक होना शुरू हो जाए। फिर सोशल साइंस है आपका सॉरी फिर आपका है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में जो समाज के मुद्दे हैं, समाज में जो भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, बच्चे उनसे परिचित हो। अगर कोई रूढ़िबद्धता है, स्टेरियोटाइपिंग है, तो उनके प्रति क्या हो, बच्चे संवेदनशील हो, है ना, और उनके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, एक आलोचनात्मक चिंतन डेवलप हो बच्चों के अंदर। तो इसलिए क्या किया गया है, सोशल साइंस के मुद्दों को भी क्या किया गया है, इसमें समावेशित किया गया है। और इन्वायरमेंट, क्योंकि वो चारों तरफ से उनको घेरे हुए जो इन्वायरमेंट जिसमें वो हमेशा रहते हैं, विचरण करते हैं, उससे तो वो कनेक्टेड ही है। तो इन तीनों को मिला के क्या बना दिया गया, ईवीएस बना दिया गया। तो इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो समावेशित है। ये ब्रह्म वाक्य है, कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको हर बार, आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार ईवीएस पेडागोजी में आपको ये देखने को मिलता है और मिलता रहेगा आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ा और। तो जो ईवीएस है ये बेसिकली 3rd to 5th तक है ना। 3rd to 5th क्लास में क्या है, ईवीएस की बुक है, यानी 3, 4, 5 इन क्लासों में ईवीएस की बुक है। ठीक है, और 1st और 2nd में क्या है, ईवीएस की बुक रिकमेंड नहीं की है एनसीएफ ने, ईवीएस की बुक नहीं है। ठीक है, 3rd और 4th और 5th में ईवीएस की बुक है, जबकि 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की कोई बुक नहीं है। इसमें क्या किया गया है, अब आप सोचेंगे ईवीएस की बुक ही नहीं है तो पढ़ा कैसे इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट पढ़ा ऐसे कि जो इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनको लैंग्वेज यानी कि भाषा और गणित के साथ में उनको समावेशित कर दिया गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बना कि मैथ और लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू जो पर्यावरण से संबंधित बातें हैं उनके बारे में जानकारी बच्चों को दी जाती है, किसके थ्रू, मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू। 1st और 2nd क्लास में एनसीएफ जो है ईवीएस की बुक रिकमेंड नहीं करता है, एनसीएफ की जो बात माने। बाकी तो जो इधर उधर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में किताबें चलती हैं, आपको उनको ध्यान में नहीं रखना है कि बगल में पिंटू को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और पिंटू के पास ईवीएस की बुक है, आपने एग्जाम में जाके टिक कर दिया। पिंटू को दिमाग में रख के कि उसके पास तो है 1st क्लास में बुक ईवीएस की, तो मैं तो लगाऊंगा, एनसीएफ गलत है, ऐसा नहीं है ना। आप क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पे 1st और 2nd में ईवीएस की कोई बुक नहीं है, 3rd और 5th में है, 3rd, 4th, 5th तीनों में है। ठीक है, उसमें भी क्या है, ईवीएस की बुक है, केवल साइंस और सोशल साइंस के जो भी विषय हैं उनको उसके साथ में इंटीग्रेटेड किया गया है। ठीक है, तो ये रही नेचर ऑफ ईवीएस की बात। आगे हम लोग चलते हैं, इसी में थोड़ा और जानते हैं नेचर ऑफ ईवीएस में क्या है। ये चाइल्ड सेंटर बुक है। कैसी बुक है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित। क्या है, बाल केंद्रित है, यानी कि क्या है कि बच्चे के हिसाब से डेवलप की गई है। बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया, यानी कि औपचारिक भाषा का यूज नहीं किया है। जो भाषा है वो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिससे क्या हो, हर बच्चे के समझ में आए। ठीक है,
हर बच्चे के समझ में आए, बाल केंद्रित बुक है। बच्चों के हिसाब से क्या किया गया है, विषयों को चयन किया गया है और उनकी समझ के हिसाब से उनको निर्मित किया गया है। डेफिनेशंस वगैरह को जगह नहीं दी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। परिभाषा नहीं है इसमें, ठीक है, परिभाषाओं को जगह नहीं दी गई है। एक सामान्य भाषा में, नॉर्मल सी भाषा में क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि बच्चे क्या करें, करके सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। हर चैप्टर के बीच बीच में दिया रहता है, आप इसकी जगह होते तो क्या करते। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है किसकी छिलक किसकी जाप, आप अपने घर में किसकी तरह दिखते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, अपनी शक्ल को किसी न किसी से मिला के देखेगा, ये जो भी अपनी क्वालिटीज़ हैं उनको किसी न किसी से मैच करने का प्रयास करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे के हिसाब से उसकी आवश्यकता, नीड, इंटरेस्ट, है ना, एज, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रही एक बात बाल केंद्रित शिक्षा की। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, नेचर ऑफ ईवीएस के बारे में बात कर ली। अब ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आपका चल रहा था, ये 1975 जो एनसीएफ आया, एनसीएफ कितनी बार आया इसको जान लेते हैं थोड़ा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ये 2005 का एनसीएफ का विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। आपका 1975 में एनसीएफ आया, फिर 1988 में एनसीएफ आया, 2000 में आया और 2005 में आया, और 2022 में जो अभी न्यू आया है उसमें क्या है, उसमें तो फाउंडेशनल लेवल के बारे में बात हुई है, इसको तो अभी किनारे रखते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो 1975 है, 1988 है, 2000 का एनसीएफ है और 2005 का एनसीएफ है, इनमें सबसे लगातार बात होती चली आ रही है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। इन सब में बात होती रही है, तो एनसीएफ 2005 ने जाके इसको और प्रमोट कर दिया कि जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी, बच्चे के हिसाब से होगी, ना कि सिस्टम के हिसाब से बच्चा बदलेगा, है ना। बच्चे के हिसाब से क्या करे जाएगा, सिस्टम बदला जाएगा, है ना। अगर एक बच्चा भी असफल होता है तो हम किसकी असफलता मानेंगे, सिस्टम की असफलता मानेंगे। बच्चों में हमें कमियां नहीं देखनी है ना। बच्चों को एकदम सुप्रीम मानना है कि सर्वशर्मा है, उनको सब आता है और वो सब सीख सकते हैं, ऐसा मानना है कि वो सब सीख सकते हैं, उनमें वो क्या है, सीखने के लिए बने और सब सीख सकते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये भी मान सकते हैं हम लोग, है ना, अन्वेषक हैं वातावरण के। इसी में कहा गया है, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है इसी में बोला गया है कि अगर बच्चों को समय, जगह, वातावरण, परिस्थितियाँ और सामग्री प्रदान की जाए तो बच्चे क्या कर सकते हैं, उससे जूझकर, उससे जुड़कर सीख सकते हैं, गतिविधियों को सीख सकते हैं, है ना। तो यानी कि हमें क्या करना, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, बाकी बच्चे सब सीख सकते हैं, उनके अंदर ये क्षमताएं होती है, ठीक है। तो ये रही बात। ये एक एक जो शब्द मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, सब इम्पोर्टेंट है ना। तो सब ध्यान में रखिएगा। पेडागोजी में क्या होता है, बस ये कहीं ना कहीं आपकी समझ पे डिपेंड करती है ना। आपका रवैया क्या है बच्चे के प्रति, है ना, इन सब चीज़ों में ये पेडागोजी आपकी इसी सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपकी समझ पे आधारित होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से आपने जो पॉजिटिव लगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको चूज कर लिया, सही हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी समझ पे भी क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड है कहीं ना कहीं, क्या ज़्यादा हद तक तो जो पेडागोजी आपकी समझ पे निर्भर करती है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्या जानते हैं हम लोग, ये जो ईवीएस है इसमें 6 थीम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जितनी भी ये थीम है इन सब के बारे में क्या करेगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेडागोजी फॉर्म में पूछ लेगा। अब कैसे पूछ लेगा, जैसे कि आपका 6 थीम है। फैमिली, जिसने पहले की क्लास की होगी उसको पता होगा, ठीक है। फैमिली है, फिर आपका क्या है, फूड है, फूड के बाद क्या है, वाटर है, फिर क्या है, शेल्टर, वाटर है, फिर शेल्टर है, और उसके बाद क्या है, ट्रैवल, और उसके बाद क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली का मतलब परिवार, और फूड का मतलब क्या है, भोजन, वाटर मतलब पानी, और शेल्टर का मतलब है निवास, जहाँ पे आप रहते हैं या आवास, ठीक है। ट्रेवल मतलब यात्रा,
और आपका थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने याद करने के लिए बताया था। सबसे पहले आपको परिवार चाहिए, आपने कहीं जन्म लिया है तो आपका परिवार कहीं ना कहीं तो है ही। ठीक है, तो फैमिली की बात हो गई। नेक्स्ट, जब आपने जन्म लिया है तो आपको सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? खाने की, है ना। भूखे भजन न होए गोपाला, तो खाने की जरूरत आपको पड़ेगी। कुछ भी खाएं वो, पर खाएंगे जरूर। आदि मानव थे तो कच्चा मांस खाते थे, अब सुविधाएं हैं तो हम लोग पका के खाने लगे हैं, जो भी लोग खाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो लेकिन खाएंगे, है ना। तो फूड की बात हो गई। फिर वाटर की बात, यानी कि पानी। जब खाना खाया तो पानी पिएंगे। फिर शेल्टर, अब ये सब पेट भर लिया, है ना। अब पेट भर गया तो क्या किया हमने, थोड़ा रहने के लिए कुछ ढूंढना शुरू किया। बारिश वारिश हुई तो सोचा कहीं रह लेते हैं, कुछ घर वर बना लेंगे तो भीगेंगे नहीं, है ना। तो आवास की बात कर ली। फिर ट्रेवल, अब जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई जो बेसिक नीड है, तो हमने क्या किया, फिर सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं यार, थोड़ा सैर सपाटा कर लेते हैं। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, जब घूम घूम के मन भर गया तो यार ये सब बहुत कर लिया, बहुत खा लिया पी लिया, अब चलो कुछ करते हैं, है ना। कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या हो, रोजगार भी बढ़े और हम भी कुछ लगे भी कि कुछ हम कर भी रहे हैं। बस बैठे बैठे खाने से क्या होगा। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी जो 6 थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो आपकी पहली थीम है फैमिली, इसकी 4 और उप थीम है ना। सब थीम इसकी 4 और हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछ लेता है, आपको इनके नाम बिल्कुल याद रखने हैं और इनको याद करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, जो फैमिली है थीम, उसकी उप थीम है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फैमिली है आपकी जो उप थीम है, नंबर फर्स्ट की फैमिली। ठीक है, तो फैमिली है तो क्या होगा, फैमिली है तो रिश्तेदार होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रिश्तेदार। रिश्तेदार हो गए, जब परिवार है तो रिश्तेदार होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, कार्य एवं खेल, है ना। परिवार है तो काम भी करना पड़ेगा, खिलाने पिलाने के लिए, भरण पोषण के लिए। तो हम कह सकते हैं कार्य एवं खेल, वर्क एंड प्ले। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से फैमिली थीम की कौन सी उप थीम है या कौन सी नहीं है, इससे भी प्रश्न बन जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर जानवर पशुओं के बारे में, उसके बाद में क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये सब फैमिली से थीम है जो उसी से रिलेटेड है। तो ये उप थीम की बात रही, इसी में उप थीम है, बाकी और सब में नहीं है। तो इन जो 6 थीम है और ये जो उप थीम है, इनसे भी प्रश्न बना देता है। आपको याद रखने की जरूरत है, इन्हें बिल्कुल याद रखेंगे। थीम तो बिल्कुल याद रखनी है, ब्रह्म वाक्य है वो, आनी आनी एक ना एक थीम से तो प्रश्न बनता ही बनेगा ही। फिर बनाएगा कहाँ से, इन सबसे नहीं बनाएगा तो, है ना। जितना सिलेबस में है भाई उससे बाहर तो जाना नहीं है। और सीटेट की एक खासियत है कि बहुत रेयर केस में ही एक आध क्वेश्चन आपको सिलेबस के बाहर का मिल सकता है, वैसे सिलेबस के बाहर का कुछ मिलता नहीं है देखने को। जो आपका सिलेबस है डिसाइड है उसी से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में जान लेते हैं जो इसमें असेसमेंट प्रोसेस होता है। असेसमेंट के बारे में हम लोग सीडीपी में भी पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें भी जान लेंगे असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। आकलन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसको अगर हिंदी में हम कहें तो आकलन कहेंगे, है ना। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल है, क्योंकि जब लर्निंग होगी तो असेसमेंट होना ही जरूरी है, इवेल्युएशन होना जरूरी ही है। वरना हम जानेंगे कैसे कि अचीवमेंट क्या रही, प्रोग्रेस क्या रही है, लैग कहाँ पे हो रहा है ना। तो आकलन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग जानेंगे आकलन होता कैसे। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, यानी कि अगर इसको हिंदी में कहें तो रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, ठीक है, कह सकते हैं इसको। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता ही रहता है ना। ये चलता ही रहता है, बच्चे को कभी भी, मतलब कि क्या होता है क्लास के दौरान, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होता है। और बच्चे को क्या कर सकते हैं हम, उसके बिहेवियर के आधार पे और एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी अचीवमेंट है उनके आधार पे हम बच्चे को असिस्ट कर लेते हैं, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में रचनात्मक आकलन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकती है चीज़ें, आपका जो रचनात्मक आकलन है
क्या क्या हो सकता है इसमें? रचनात्मक, ठीक है, आकलन आप जोड़ लीजिए। इसमें क्या क्या हो सकता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे, ओपन एंडेड, है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि बस ये नहीं होगा कि एक आंसर हो गया। ओपन एंडेड का मतलब है जब एक चीज के कई ज्यादा आंसर होते हैं, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग लगती है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने आपसे पूछा कि अपने हिसाब से बताओ कि पोल्यूशन के क्या कारण है ना, प्रदूषण के क्या कारण है, अपने हिसाब से बताओ, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अलग बताएगा, कुछ ना कुछ नया बताएगा, सृजनात्मक तरीके से उसको बताएगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे ये पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो एक लाइन में हमने आंसर दे दिया लखनऊ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग लगी, है ना, और उसमें क्या हुआ? जो हमने रटा था, याद किया था, उसको ही हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। और क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का, उसको बता के हम आकलन नहीं करते हैं कि सीधे बैठ जाओ तुम्हारा आकलन हो रहा है, अच्छे से बोलो तुम्हारा आकलन हो रहा है, तुम्हारा असेसमेंट हो रहा है। कभी भी उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके बिहेवियर को, वो भी जो करता है उसकी क्रियाओं को, नॉन एकेडमिक एकेडमिक दोनों क्रियाओं को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन उसका करते रहते हैं, ठीक है। और क्या प्रोजेक्ट के थ्रू ले सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, है ना, और क्या डिस्कशन के थ्रू, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्लास में चलता रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरीके से कहीं ना कहीं अधिगम में सुधार के लिए भी होता है ना। हमने बच्चे से पूछा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जानने के लिए, हम इसमें बच्चे को सर्टिफाइड नहीं कर दिया कि तुम्हें इतना ही आता है, तुम इसके आगे कुछ सीख ही नहीं सकते, है ना। उसके आगे भी हम क्या करेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराते रहेंगे। फिर नेक्स्ट इसका जो है समेटिव असेसमेंट है, समेटिव, जिसको कहते हैं योगात्मक आकलन। समेटिव से ही पता चल रहा है सबमिट करना, है ना, यानी कि जो क्या करेगा? रिजल्ट देगा एक तरीके से। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक आकलन। तो ये क्या है? एक तरीके से टर्म एंड पे जो एग्जाम लिए जाते हैं वो समेटिव असेसमेंट का ही रूप है। उसमें क्या होता है? बच्चे को एक, हम क्या करते हैं, पेन पेपर टेस्ट लेते हैं और बच्चे को रिजल्ट देते हैं कि तुम्हारी अचीवमेंट इतनी रही, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करते हैं? बच्चे को इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, किसके थ्रू? समेटिव असेसमेंट के थ्रू। उसका एग्जाम लेते हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, आपका एनुअल एग्जाम हो गया, ये सब इसी का पार्ट है ना। और फिर क्या करते हैं? उसका रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं कि इसने, बच्चे ने क्या किया, इतना अचीव किया। ग्रेड में या नंबर्स में हम क्या करते हैं? उसको सर्टिफाइड कर देते हैं कि इतना 80% आपने अचीव किया, आपने 90% किया, आपने 70% किया। इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं? श्रेणीबद्ध कर देते हैं। तो ये तकनीकी ज़्यादा अच्छी मानी नहीं जाती है। तो ये टर्म एंड की तकनीकी है बेसिकली अचीवमेंट को देखने के लिए कि कितनी अचीवमेंट हुई है उसके बारे में। तो हाफ ईयरली है, एनुअल एग्ज़ाम है आपका, ये सब क्या होता है? एनुअल एग्ज़ाम, ये सब आपका इसी का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का भी पार्ट है, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इसी में आते हैं। ये क्या है? एक तरीके से नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड, इसको यहीं पे हम लोग जैसे पढ़ेंगे एक दिन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के बारे में। लेकिन आज जान लीजिए स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है ये एक तरीके से जहाँ भी आपको दिखेगा आपके नंबर कटवाएगा। रेयर केस में ही अगर ये मतलब कि क्या होता है, पूछा जाता है कि बच्चों पे किस तरह के टेस्ट लागू करने चाहिए, हर तरह के बच्चे अगर क्लास में हैं तो क्या होगा? ये नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा, इसको तुरंत आपको खल्लास कर देना है, ठीक है। आगे इसी में थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बार सीटेट में पूछी जाती हैं सीजन से रिलेटेड, जिसकी एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनी हुई है, उसका सेशन भी है। अगर किसी को देखना है डिटेल में तो उसमें देख सकता है। बाकी आप समझने के लिए इतना तो समझ में आ ही जाएगा, आराम से, इजी है। सबसे पहले आपका असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका असेसमेंट, यहाँ पे ऑफ लर्निंग, और फिर असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, असेसमेंट एज लर्निंग, और फिर यहाँ पे असेसमेंट इन लर्निंग। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए आकलन। इसका मीनिंग निकालने से क्या पता चल रहा है? अधिगम है, उसके लिए आकलन हो रहा है, मतलब कि इसके बाद अभी और सीखना बाकी है ना। हम यहाँ से सीखना बंद नहीं कर देंगे, यहाँ से भी हम और सीखेंगे।
कहीं ना कहीं सुधार के लिए, अधिगम के लिए आकलन, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है, और फिर अपना अधिगम प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन है। यहाँ पे जो आकलन होगा वो अधिगम प्रक्रिया को और आगे जारी रखने के लिए किया जाएगा, कि और क्या सीखना बाकी है उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि का अधिगम का आकलन, यानी कि जो सीख लिया है उसको असेस करना, कि उसको कितना सीखा है, उसकी अचीवमेंट क्या रही है, उपलब्धि क्या रही है, कितना बच्चा सीख पाया है, उसका आकलन है ये। अधिगम का आकलन हो जाएगा यहाँ पे, ये समेटिव असेसमेंट का भाग हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेटिव रहेगा। तो असेसमेंट किसका, लर्निंग का असेसमेंट है ना, कि कितना सीखा गया है। फिर असेसमेंट एज लर्निंग, के रूप में, के रूप में। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन। अब के रूप में जैसे इसको हम एक वो भी कह लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी इसी को कह लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट। यानी इसमें क्या होता है, जो पीयर ग्रुप होता है बच्चे का, या बच्चा स्वयं क्या कर लेता है, अपनी लर्निंग को असिस्ट कर लेता है। कैसे, जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कोई वीडियो देखी मिशन पॉसिबल पे, और आपके फ्रेंड्स ने भी देख रखी है, तो आपने कहा कि कल तुमने वीडियो देखी थी और बताओ एनसीईआरटी में ये हमने पढ़ा था, तो आप उससे प्रश्न कर रहे हैं, वो आप पूछ रहे हैं कि देखो मैंने ये वीडियो देखी थी, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई भी प्रश्न पूछोगे मैं बता लूंगा, देखो मैं बता पाता हूँ या नहीं, कितना मेरे माइंड में है देखो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप खुद अपना आकलन कर लेते हैं, या फिर आपने जो वीडियो देखी थी फिर आपने एक मॉक सॉल्व किया एनसीईआरटी का, ईवीएस का, और आपने देखा ये प्रश्न मैच कर रहे हैं, यानी कि मैंने ठीक पढ़ा है, मैं जो पढ़ा हूँ वो आ रहा है एग्जाम में, और मैंने ठीक पढ़ा है, मुझे याद भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने स्वयं का आकलन कर लिया, या आपकी जो पीयर ग्रुप है उन्होंने आपका आकलन कर दिया, सीखने के रूप में आकलन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि अधिगम, अधिगम में आकलन। ठीक है, में आकलन, यानी कि सीख रहे हैं और सीखते सीखते आपका क्या हो जा रहा है, आकलन हो जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अब वो कैसे, आप कोई चैप्टर रीड कर रहे थे एनसीईआरटी का, और उसमें बीच में क्वेश्चन आया कि आपने कभी ऐसा जानवर देखा है, क्या आपने कभी ऐसा किया है, आप होते इस जगह पे तो क्या करते, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका आकलन हो गया, आपने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा कि हाँ मैं होता तो शायद ये कर देता, तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपका आकलन हो गया। तो ये था अधिगम में आकलन। आपके ये जो ऊपर के तीनों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म वाक्य है, नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि नया है तो कुछ भी पूछ सकता है इसलिए। ठीक है, जो सीसीई है उसमें इसकी बात हुई, इसलिए मैंने इसको बता दिया। जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसमें भी क्या होता है, सीसीई में जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों चीज़ों का आकलन करते हैं, दोनों पार्ट्स का बच्चे का आकलन करते हैं, उसी के बारे में बात हुई है। वीडियो है एक सीसीई की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। थोड़े बहुत टूल्स जो है इवेल्युएशन के इंपॉर्टेंट है, उनको जान लेते हैं। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन यानी कि आकलन के उपकरण, आकलन के उपकरण। ठीक है, कुछ टूल्स हैं जिसमें क्या आता है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखूंगी तो भी पोर्टफोलियो ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब इसमें स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पोर्टफोलियो होता है, ये क्या होता है, जो पोर्टफोलियो होता है ये टाइप ऑफ फाइल है, मतलब एक तरह की बच्चे के रिकॉर्ड की फाइल होती है, कह सकते हैं टाइप ऑफ फाइल है ना, टाइप ऑफ फाइल, जिसमें क्या होता है, बच्चे का एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। फोटोज होती हैं उसकी, जो भी उसकी गतिविधियाँ जो भी उसने की होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड और जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उन दोनों का रिकॉर्ड होता है। उपलब्धियाँ और अनुपलब्धियाँ कह सकते हैं, उपलब्धियाँ और जो उसकी कमियाँ हैं दोनों होती हैं, है ना। एक समय के अंतराल में या एक निश्चित समय में बच्चे ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धि, ठीक है, और क्या कमियां जहाँ पे उसको लैक हुआ है सीखने में, उन सबका ब्यौरा दिया होता है। यानी कि आप एक पोर्टफोलियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे के करंट लेवल के बारे में। तो एक टूल ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है, पर्सनल एजुकेशनल इन संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, को करिकुलर सब रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं पोर्टफोलियो में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एक है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसको कहे तो उपाख्यात्मक, उपाख्यात्मक है ना, गलत है,
उपाख्यात्मक विवरण कह सकते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड इसको कह सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड, है ना, स्किल से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड जानकारी इसमें दी होती है। बच्चे का जो बिहेवियर होता है, यानी कि हिंदी में लिख देती हूँ, व्यवहार, उसका जो टैलेंट है या स्किल, कौशल कह सकते हैं इसको, कौशल, और बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, रुचि उसकी क्या है। इनको देख के एक जो नया टीचर है अगर इसके बारे में अध्ययन कर ले तो वो बच्चे के रुचि, व्यवहार, कौशल के बारे में अंदाजा लगा के अपना टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम तैयार कर सकता है। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। एक आपका आता है रेटिंग स्केल, जो कि बहुत प्रचलित है ईवीएस में। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, एक तरह का पैमाना होता है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस को क्या किया जाता है, रेट किया जाता है। इस तरह का कोई पैमाना होता है रेटिंग स्केल, ठीक है, उससे बच्चे की प्रोग्रेस को क्या करते हैं हम लोग, रेट करते हैं। फिर है आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड, है ना, या कम्युलेटिव ठीक है। इसमें क्या होता है, सी से कम्युलेटिव मतलब क्लास, यानी कि इससे जो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट है उसके बारे में विवरण होता है। किससे संबंधित है, ये शैक्षिक पक्ष से संबंधित है बच्चे के, ठीक है, शैक्षिक पक्ष से संबंधित है बच्चे के। जो भी बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट होती है उनका ब्यौरा किसमें दिया होता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में दिया होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूब्रिक। क्या है, रूब्रिक्स। ये क्या है, एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका है ना, स्कोरिंग गाइडलाइन कह सकते हैं, मार्गदर्शिका है, जो क्या कर सकती है, बच्चे के जो लिखित और मौखिक दोनों अचीवमेंट को क्या करती है, ये दिखाती है, ठीक है। एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका है जो बच्चे के रिटन और ओरल दोनों अचीवमेंट के बारे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसमें, रूब्रिक्स में, ठीक है। आगे फिर लिखने में होता है एक छोटा सा जान लेते हैं, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है बेसिकली एक तरह का क्वेश्चनायर होता है ये, यानी कि प्रश्नोत्तरी टाइप में होते हैं। इसमें कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें यस और नो के टिक लगाने होते हैं, ठीक है। तो एक जांच सूची इसको कह सकते हैं हम लोग, जांच सूची, ठीक है। कुछ प्रश्न दिए होंगे उसमें, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ठीक, नहीं ठीक है तो नो, अच्छा है तो यस। इस तरह से क्या करते हैं, जांच सूची होती है उस पर यस और नो के टिक लगाने होते हैं। एक क्वेश्चनायर बेस्ड होती है चेकलिस्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब जो ईवीएस कहता है, ये क्या कहता है कि बच्चों को सेंसिटिव बनाया जाए। अब किन मुद्दों पे सेंसिटिव बनाया जाए ये जानने की जरूरत है हम लोगों को। ईवीएस ने तो कह दिया बच्चों को सेंसिटिव बनाओ, ये भी कहा है किन मुद्दों पे सेंसिटिव बनाओ उसके बारे में। तो बच्चों को क्या बनाना है, संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील। किन मुद्दों पे बने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबसे पहले क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि इसको हम कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईडी का मतलब लिख लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो बच्चे क्या करें, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, कल्चर बेस पे हैं, इकोनॉमिक बेस पे हैं, फाइनेंशियल बेस पे हैं, रूप, रंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पे जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, बच्चे उनके प्रति संवेदनशील हों, और जो डाइवर्सिटी है उनकी रिस्पेक्ट टीचर करे और बच्चा भी करे, है ना। टीचर करेगा तभी बच्चों को सिखा पाएगा ना। तो डाइवर्सिटी जो है उनको एज अ ब्यूटी के रूप में देखना है, सुंदर, समाज की सुंदरता के रूप में देखना है, ठीक है। और क्या करना है, जो बच्चे हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो मुद्दे हैं उन पे संवेदनशील बने, मतलब कि उनको इतना जागरूक बनाया जाए कि वो जो जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो उनके अंदर, और क्या करें, मिलजुल के रहें एक सोसाइटी में या एक क्लासरूम में जहाँ वो सीखने आते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। दूसरी कौन सी बात हो जाएगी, आपका प्लांट्स के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, एनिमल्स के प्रति, जानवर के प्रति, किसी भी जानवर को मार दिया, है ना, कुछ कर दिया उसके साथ, है ना। जैसे कि क्या करते हैं, रास्ते में डॉगी जा रहा है उसको बेमतलब ही हम क्या कर रहे हैं, उसको ईंटे पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं, तो ये क्या गलत चीजें है ना। तो बच्चे क्या करें, इनके प्रति भी दयावान बने, है ना, तो संवेदनशील बने, ठीक है।
तो एनिमल्स के प्रति हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, वाटर। वाटर मतलब जो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनका मिस यूज नहीं हो। ये स्टार्टिंग से बच्चे सीखेंगे, तभी बड़े होते होते तक, अडल्ट होते होते तक उसको प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और क्या हो, जो जेंडर है, जेंडर बायस है, उसको चैलेंज करने की क्षमता हो बच्चों के अंदर। कहने का मतलब कि किसी एक पक्ष में उनका जो डिसीजन होना चाहिए, जो उनकी सोच है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर जैसे गर्ल्स है तो केवल गर्ल्स के बारे में ही उसका सोच नहीं होनी चाहिए अच्छी। दोनों में इक्वलिटी का चिंतन होना चाहिए कि दोनों बराबर होते हैं और जो हम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, है ना। मतलब कि कोई काम जो है उसके ऊपर नहीं लिखा है कि इसे लड़की नहीं कर सकती है, या इसे लड़का ही करेगा, या इसे लड़की ही करेगी। इस हिसाब से क्या हुआ, बुक्स में स्टोरीज भी दी हुई है, इसलिए रियल स्टोरीज दी गई हैं इसी जेंडर बायस के ऊपर प्रहार करने के लिए, है ना। कि जो है लड़कियां भी स्पेस में जा सकती हैं, लड़कियां भी पर्वतारोही हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए जेंडर बायस को चुनौती देने के लिए, चैलेंज करने के लिए। तो ये सब जो मुद्दे हैं इन पे बच्चों को क्या बनाना है, संवेदनशील बनाना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस, है ना। ईवीएस के क्या क्या उद्देश्य हैं प्राइमरी लेवल पे, इनको जानेंगे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है तो शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित, यानी कि जो भी एजुकेशन होगी वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगी। बच्चे क्या करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बच्चों के हिसाब से हमको सिखाएंगे, उनकी एज, इंटरेस्ट, नीड, जो भी जरूरत है उनके हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, फिर क्या है, जो लर्निंग होगी वो रियल लाइफ बेस्ड होगी, रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग। इसका क्या मतलब है, जो भी शिक्षा होगी, जो अधिगम प्रक्रिया होगी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया होगी, वो कहीं बहुत ज्यादा क्या होगी, वास्तविक जीवन से जुड़ी होगी। क्योंकि बच्चों को क्या करना है कि आगे चल के उनको वास्तविक जीवन से जुड़ना है। तो क्या है, जो रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग होगी, लर्निंग क्या होगी, रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, इसमें क्या है, डेफिनेशन वगैरह को स्थान नहीं दिया गया है। और क्या है इसका उद्देश्य, कि जो रोट मेमोराइजेशन है, रोट मेमोराइजेशन, इसको क्या करना है, खत्म, या इसको डिस्करेज करना है। ठीक है, यानी कि बच्चा रट्टू तोता ना बने, रटंत विद्या चलंत नाही, कह सकते हैं कि मतलब जो बच्चा है वो रट्टू तोता ना बने, वो क्या करे, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी चीजें उनको वो समझ पाए, सोच पाए, उस हिसाब से स्वयं करके देख पाए। ऐसा नहीं कि बस रट लिया, है ना। रटना नहीं है, क्या करना है, उनको सोच समझ की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन आना चाहिए, कि बस हमने जो कह दिया वो कह दिया, उसके आगे कुछ नहीं है। वो नहीं डायलॉग था हमारा बच्चे ने कहा कि कह दिया, बस कह दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों का अपना चिंतन होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, पक्ष विपक्ष में उनको तर्क रखने के प्रति उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन को क्या करना है, खल्लास करना है। ये आपको कहीं भी दिख जाए आप इसको खल्लास कर सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल करिएगा। फिर और क्या इसने बात की है, बच्चे क्या हो, जिज्ञासु हो, जिज्ञासु बने। ऐसा नहीं टीचर कक्षा में आया, जगमोहन, मान लीजिए बच्चे हैं बहुत सारे, टीचर आया जो लिखा दिया बोर्ड पे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, छपा दिया कॉपी में, लेक्चर दे दिया, बच्चे सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे क्या होने चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए, उनके अंदर सीखने की, जानने की क्षमता होनी चाहिए, होती है बच्चों के अंदर। बस टीचर को क्या करना है, इसको इनकरेज करना है, इसको डिस्करेज नहीं करना। मान लीजिए कोई बच्चा था जगमोहन, वो कक्षा में उठा, उसने एक सवाल उठाया, हमने कहा चल बैठ जा, तू क्या पूछेगा, मुझसे सवाल पूछेगा तू। इस तरह हमने उसको डिस्करेज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे की हिम्मत पड़ेगी क्लास में पूछने की। तो क्या करना है, बच्चे को, जिज्ञासु बच्चे होते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को हमें क्या करना है, स्थान देना है, उनके बारे में उनको सॉल्व करने के तरीके खोजने हैं। ठीक है, तो बच्चे इससे क्या बनेंगे, जिज्ञासु बनेंगे। उनकी इच्छाओं को, उनकी जिज्ञासाओं को मारना नहीं है, उनका गला नहीं घोटना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिज्ञासु बने बच्चे। नेक्स्ट आपका क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे क्या करें, करके सीखें, एक्सप्लोरर बने, अन्वेषक बने। और बच्चे करके सीखेंगे तो क्या होगा, जो ज्ञान होगा वो टिकाऊ होगा, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, कोई भी कार्य अगर बच्चे करके सीखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
जैसे कि एक चैप्टर था कि खाना बचाने के तरीके, कैसे खाना खराब होता है, तो एक्सपेरिमेंट उसमें दिया होता है एनसीईआरटी में कि इतने दिन रखिए इसको। तो क्या करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, अनुभव के माध्यम से वो सीखेंगे। अगर कुछ मिस्टेक की उन्होंने, उससे वो क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन गलती ही नहीं की या कुछ ट्राई नहीं किया तो वो क्या सीखेंगे, है ना। अगर कहते हैं किसी ने कोई गलती नहीं की है तो उसने समझ लो ट्राई ही नहीं किया, उसने प्रयास पूरा किया ही नहीं है, ये कहावत है। तो लर्निंग बाय डूइंग को क्या करना है, यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, और ये बात हम लोग कर ही चुके हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य और क्या है, जेंडर बायसनेस से उसके प्रति बच्चे संवेदनशील बने, किसी एक पक्ष में ना झुकें, उनके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि दोनों बराबर हैं। ऐसे मुद्दे उनको दिखाए गए हैं किताब में जिनकी वजह से क्या हो, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग हो वो डेवलप हो। ठीक है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रति क्या हो, जागरूक हो, उनके बारे में चीज़ों को जाने। ठीक है, उसके बारे में बच्चों को क्या करना है, प्रशिक्षण हमको प्रोवाइड कराना है। फिर क्या है, आपका ईवीएस में ही एक पढ़ाने की ट्रिक है, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप, ठीक है, फील्ड ट्रिप। इसमें क्या होता है कि फील्ड ट्रिप का मतलब है आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये क्या है, ईवीएस को पढ़ाने का सबसे अच्छा रिसोर्स है, संसाधन है कि बच्चों को अगर कुछ दिखा दिया जाए, कहते हैं कि अगर देख के बच्चे सीखेंगे तो अच्छा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं। मान लीजिए कि आपको बच्चों को पानी के बचाव के बारे में बताना है, तो क्या किया आपने, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पानी के यूजेस क्या हैं, मिसयूज क्या हो रहे हैं, उनके बारे में आपने उनको एक भ्रमण करा दिया, फील्ड ट्रिप करा दी, जिससे बच्चों ने क्या कर लिया, जान लिया वहाँ के बारे में कि ऐसे ऐसे पानी बर्बाद हो रहा है, या यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको मिसयूज़ नहीं कर सकते, इन सब के बारे में बच्चे जान पाएंगे। तो फील्ड ट्रिप बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए क्या करनी चाहिए, सबसे पहले प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ताकि प्री प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले सोच लेंगे कोई टॉपिक है, इस पर हमें बच्चों को हमारे जानवरों के बारे में बताना है, उसके लिए हम बच्चों को चिड़ियाघर ले गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पहले प्री प्लान कर लिया कि बच्चे वहाँ जाके क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हमारा उद्देश्य होगा उनको सिखाना। एक हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि इस उद्देश्य हम लोग जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बस में ठूस के गए और समोसा खा के भाग गए, 50-50 रुपए जमा करवा लिए बच्चों से, बस में ठूस दिया और समोसा खिला के एक शेयर दिखा दिया और भाग गए। ऐसा नहीं है, प्री प्लान कर लेना है कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, क्या क्या हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बच्चे किस विषय पे अध्ययन करेंगे, मतलब क्या क्या देखेंगे और क्या क्या सीखेंगे, वो उसके बारे में एक खाका तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसमें बाग बगीचे सब जगहों की भ्रमण या आस पास के क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लंदन ही लेके चले जाएं बच्चों को, है ना। तो इसका मतलब है लोकल टू ग्लोबल जाना है। पहले स्थानीय इलाकों में बात करनी है, जो वहाँ के आसपास की उनको भी भ्रमण करा सकते हैं। आसपास के क्षेत्र, बाग बगीचे, पार्क है, कोई छोटा सा उद्यान है, उन सबका भ्रमण भी करा सकते हैं। तो पिक्चर रीडिंग नेक्स्ट है, पिक्चर रीडिंग, यानी कि आईसीटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड पिक्चर दिखा सकते हैं। बच्चे पिक्चर रीडिंग करेंगे, इससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जागेगी। जैसे मान लीजिए एक पिक्चर है, हमने बच्चों को दिखाई, उसमें पूछ लिया इसमें क्या क्या हो रहा है, आपके हिसाब से इस पिक्चर में क्या हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे अपना। तो पिक्चर रीडिंग हो गया। और क्या हो सकता है, डिबेट हो सकता है, डिबेट टेक्निक हो सकती है, मतलब वाद विवाद। ऐसा नहीं कि बच्चे बस मूक बने बैठे हुए हैं, और वाद विवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इन सबके थ्रू भी बच्चे क्या करेंगे, एक बेहतर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। और क्या हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है। ठीक है, रोल प्ले, कोई टॉपिक है उसके बारे में हमने क्या करा दिया, एक नाट्य मंचन करा दिया, रोल प्ले करा दिया, इसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, बेहतर सीखेंगे। तो डिबेट करा दिया, वाद विवाद करा दिया हमने, और रोल प्ले करा दिया, बच्चों का रोल प्ले के थ्रू भी अच्छा सीखते हैं। स्टोरी हो गई, जो वास्तविक कथाएं हैं उनसे संबंधित, है ना, वास्तविक कथाएं, इन सबसे द्वारा बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। प्राइमरी लेवल पे कहानी सुनते हैं और सीखते हैं। इसीलिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बता दिया गया कि मोहन सोहन से कह रहा है कि यार मैं वहाँ नहीं घूमने गया, उत्तराखंड क्या कभी तू गया है, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, इस टाइप से स्टोरी से स्टार्ट होती है वहाँ की स्टोरी, ताकि बच्चे क्या करें, कनेक्ट कर पाए कि आसपास किसी के साथ ये हुआ है तो वो हमसे शेयर कर रहा है ना। तो कथाएं और स्टोरी भी एक तरीका हो सकती है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो ईवीएस टीचर है उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, मतलब उसके क्या क्या गुण होने चाहिए,
या उसका बच्चों के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ईवीएस टीचर के बारे में, उसका बच्चों के प्रति रवैया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका पालन करेगा, यानी कि क्या करेगा, महत्व देगा हर बच्चे को, महत्व देगा सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चों को, सभी बच्चों से मतलब है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, गर्ल हो बॉय हो, या फिर कोई डिफरेंटली एबल स्पेशल बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चों को क्या करेगा, अवसर देगा, महत्व देगा, बराबर महत्व देगा। कहने का मतलब है वो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका पालन करेगा, है ना। तो महत्व देगा सभी बच्चों को, क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इनकी क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इनको सम्मान करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास में दीनानाथ जी बैठे हैं, उनको पैर में समस्या है तो हम कह रहे हैं कि आप कुछ मत बताइए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप क्लास में बैठे रहिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको या उससे बहुत दया दिखा रहे हैं, बेचारा दीनानाथ, क्या करी हो तुम आगे ज़िंदगी में, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है, सभी बच्चों के लिए क्या करना है, अच्छी सोच रखनी है, सबको ये मान के चलना है कि सब सीख सकते हैं, सब में क्षमता है, सबका अंदाज अपना अपना है, लेकिन सीखते सब हैं, कोई शून्य नहीं है ना। अगर कोई शून्य भी है तो शून्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है, जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनकी हमको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी क्या करनी है, सम्मान करना है उनको, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, समय समय पे मूल्यांकन करना है, समय समय पर मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन से क्या पता चलेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कहाँ पे रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है ना। तो क्या करना है, उनको समय समय पर मूल्यांकन करते रहना बच्चों को। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक क्या होना चाहिए, वातावरण। लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब ही क्लास में सभी बच्चे एक्सेप्टेड फील करें। ठीक है, सभी बच्चे क्या करें, एक्सेप्टेड फील करें। ठीक है, चाहे वो उनमें कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, जाति धर्म वेशभूषा इकोनॉमिक फाइनेंशियल, किसी भी आधार पे कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, लेकिन टीचर की नज़र में क्या होना चाहिए, सभी बच्चे समान होने चाहिए। समान से मतलब है कि सभी बच्चों को वो बराबर क्या करेगा, मान सम्मान देगा, और क्या करेगा, लोकतांत्रिक वातावरण बना के रखेगा। ऐसा नहीं कि बस एक बच्चा क्लास में डिसाइड कर लिया, उसी से जब आए हैं तो उसी से हम प्रश्न कर रहे हैं और उसी से बात कर रहे हैं, और सारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई डिफरेंटली एबल बच्चा बैठा है, दिव्यांग बच्चा बैठा है, उसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि ये क्या करेगा, स्कूल तक आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं करना, एक लोकतांत्रिक वातावरण बना के रखना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, कि सभी बच्चों को एक्सेप्ट करना है और उनके हिसाब से टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम बनाने हैं। तो लोकतांत्रिक वातावरण में वही हो जाएगा कि सभी बच्चों को स्वीकार करना है, उनके हिसाब से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तैयार करना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अवसर देना है सभी बच्चों को, क्या करना है, अवसर देना है सभी बच्चों को। ठीक है, अवसर देने का मतलब है कि जो बच्चा जिस तरह से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है उसको उस अंदाज में हमें अवसर देना है। अब वो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए, इसीलिए जो CCE है, इवोल्यूशन का तरीका इसने इसीलिए बदला कि हर बच्चे को अवसर मिले। पहले क्या होता था, एक पेपर पेन टेस्ट हम लोग ले लेते थे। अब जिन बच्चों को लिखने में समस्या है, SLT बच्चे हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको तो लिखने पढ़ने में समस्या होती है, वो कैसे देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अवसर देने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बच्चा, उसके हाथ ही नहीं है, तो क्या करना, उसको हम कहेंगे लिख के दिखाओ, कैसे भी लिख के दिखाओ, तभी उनको नंबर मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, उसके हम ओरल मौखिक रूप से ले सकते हैं, या और कोई तरीके और भी माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सभी बच्चों को अवसर देना है, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी गतिविधियां तैयार करनी है जिसमें से क्या हो, सभी बच्चों को अवसर मिले। तो सभी बच्चों को अवसर देना है। ठीक है, तो दया नहीं दिखानी किसी पे, इम्पैथी, सभी बच्चों के प्रति क्या लेना है, आपको संवेदनशील लेना है, इम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं कि एक बच्चा है जो शारीरिक रूप से किसी रूप से कमजोर है तो उसको हम बेचारा, हाय बेचारा करके उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक दिन उसको अपनी क्षमताओं पे ही शक हो जाए कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। उसको भी आपको इनकरेज करना है। ठीक है, और उनकी त्रुटियों पे उनको चिल्लाना डांटना नहीं है, बल्कि उनको एक्सप्लोर करने का मौका देना है, जिससे अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है, तो ये था EVS के टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में, गुड करिकुलम का निर्माण करना चाहिए बच्चों के हिसाब से,
क्योंकि टीचर से बेहतर बच्चों को नहीं जानता कोई, तो टीचर क्या कर सकता है, उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्माण कर सकता है। अच्छा पाठ्यक्रम निर्माण जो बच्चों के लिए अनुकूल हो कर सकता है उसका। ठीक है। अब जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसमें ईवीएस से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई हैं इनको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है किससे, ईवीएस के संबंध में। तो सबसे पहली बात क्या कहा है कि जो नॉलेज हो यानी कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करें, बाहरी दुनिया से जोड़ें। ठीक है। यानी कि किताबी जो ज्ञान है उसको क्या करें, कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से भी कनेक्ट करें। केवल बुकों को ही एकमात्र माध्यम ना माने शिक्षा का, अन्य जो संसाधन है उनका भी प्रयोग करें और ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ें। ठीक है। ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, बच्चे वास्तविक जीवन में जो चीजें उनको समझ पाए, उनके प्रति संप्रत्यय बना पाए, समझ बना पाए। तो ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। ठीक है। क्या करना है, रटंत विद्या को खत्म करना है। स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं, रटंत विद्या चलंत नहीं। इसको उसने क्या किया है, डिस्करेज किया है कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाइए, उनके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ऐसे उनको अवसर दीजिए। ठीक है। तो रटंत विद्या नहीं चलेगी, रट्टू तोता नहीं बनाना है बच्चों को। ठीक है। और क्या करना है, सीसीई का पालन करना है। जो भी सीसीई में नॉर्म्स दिए, वैल्यूज दिए हैं असेसमेंट के बारे में, उसको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। यानी जैसा बच्चा जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, उसको उस तरह के अवसर प्रदान करने हैं। ठीक है। और क्या करना है, जो एग्जाम है, परीक्षा है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। फ्लेक्सिबल, जैसे हमने अभी बात की कि कोई बच्चा है उसको लिखने में समस्या है, तो उसको क्या करेंगे, उसको ओरली एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, है ना। कोई बच्चा ड्राइंग के माध्यम से अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसको उस तरह का मौका देंगे। तो क्या करना है, बच्चों को उनके उनके अंदाज में करने का अवसर प्रदान करना है, प्रेजेंट करने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है। उनके अंदाज को नहीं हटाना है, अपना अंदाज नहीं थोपना है उन पर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा को फ्लेक्सिबल बनाना है, जो कि सीसीई करता है। ठीक है। और विद्यार्थी को क्या करना है, एक राष्ट्र निर्माण के जो मूल्य हैं उनके लिए तैयार करना है। ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण के लिए बच्चों को क्या करना है, तैयार करना है, ताकि वो अच्छे नागरिक बने आगे चल के। ये एनसीएफ कहता है। तो ये एनसीएफ के बारे में था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे होपफुली सबको समझ में आए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ी और चीज़ें जो बाकी रही उनके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं जो ईवीएस क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्लासरूम है वो होना कैसा चाहिए। ठीक है। ये सभी के लिए काम आएगा, हर सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले जो क्लासरूम का माहौल है वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करे। ठीक है। सभी बच्चों को क्या करे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करे। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा बड़ी कार से आता है, शिक्षक ने उसको देख लिया, अरे ये तो बड़ी पार्टी का लगता है, इसको अंडर में लो, गिफ्ट विफ्ट ला के देता रहेगा, अच्छे अच्छे महंगे महंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं करना है बच्चों को। आपको क्या करना है, उनको सभी बच्चों को स्वीकार करना है, सभी बच्चे आपके लिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो क्या करना है, सभी बच्चों को स्वीकार करना है, जितने भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको स्वीकारना है, उनको सम्मान देना है, और उनको डाइवर्सिटी को, विविधता को किसके रूप में यूज करना है, एक सुंदरता के रूप में उसका प्रयोग करना है, और उसका शिक्षा में यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डिबेट, वाद विवाद, इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए। जो भी हो, शिक्षक और बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे के घर पे जाके आराम फरमा रहे हैं, या वो कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, दावतें ले रहे हैं उसके घर पे, है ना। तो माहौल का अच्छा मतलब है कि बच्चा टीचर से डरे नहीं कि राक्षसी माया आ गई, ऐसे बच्चे टीचर से डरे नहीं, बल्कि इंटरेक्ट कर पाए, जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, वो टीचर से इजीली शेयर कर पाए। ठीक है। तो ये डिबेट्स की बात हो गई, इसमें इंटरेक्टिव सेशन होगा, वाद विवाद होगा, शिक्षक और बच्चों के बीच में अगर कोई आलोचनात्मक चिंतन बच्चों में डेवलप होना चाहिए, तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण होना चाहिए। ठीक है। यानी बच्चे क्या करेंगे, खुद के अनुभव से सीखेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। ब्रह्म वाक्य है,
हर जगह लर्निंग बाय डूइंग काम आएगा, आपका पूरे पेडागोजी में काम आएगा। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, और बच्चे क्या करें, प्रश्न पूछ सकें, है ना, प्रश्न पूछ सके ऐसा माहौल होना चाहिए। वही मैंने जो कहा कि ये ना लगे उनको कि ताड़का आ गई क्लास में, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, कि हम अपने प्रश्नों को, अपनी जो समस्याएं हैं उनको टीचर के सामने रख सकते हैं इजीली, और वो उनका समाधान करने में हमारी सहायता करेंगे, इसके फोल्डिंग हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या और भी माध्यम जो भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि ताड़का जी आ गई हैं अब तो कुछ पूछना पूछाना किनारे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न पूछ सके ऐसा माहौल होना चाहिए। ठीक है, रोल प्लेइंग को भी इसी में दे सकते हैं इम्पोर्टेंस, रोल प्लेइंग के माध्यम से बच्चे बेहतर सीखते हैं। तो ये ईवीएस क्लासरूम की बात हो गई कि एक ईवीएस क्लासरूम कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं जो ईवीएस की बुक है वो कैसी होनी चाहिए। जो भी बुकें हैं, क्या होना चाहिए, ईवीएस की जो बुक है लिंग जाति से संबंधित इसमें रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए। जो ईवीएस की बुक है, ईवीएस की बुक के बारे में बात करेंगे हम लोग। ईवीएस की जो बुक है इसमें क्या होना चाहिए, लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड रूढ़िबद्धताएं नहीं होनी चाहिए। जो रूढ़िबद्धताएं हैं उनके बारे में क्या होना चाहिए, प्रमोट नहीं करना उन्हें, उनको चुनौती देनी है, प्रमोट नहीं करना है। जो स्टीरियोटाइपिंग है, स्टीरियोटाइपिंग है उसको क्या करना है, डिस्करेज करना है। ठीक है, प्रमोट नहीं करना है, ऐसी बुक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, उसमें फांदली दीवार, तो उसमें क्या किया गया है, जो स्टीरियोटाइपिंग उसको डिस्करेज किया गया है कि देखो ऐसा उनके साथ होता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, फांदली दीवार, जो भी उनके ऊपर बाधाएं थी, लिमिटेशंस थी, उनसे आगे जाके उन्होंने काम किया। ठीक है, तो क्या करना है, इसको डिस्करेज करना है। जो स्टीरियोटाइपिंग है लिंग जाति धर्म से रिलेटेड, इसको डिस्करेज करना है। बुकें कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, आकर्षक होंगी तो प्राइमरी लेवल पे बुक्स आकर्षक रहेंगी, या फिर ऐसा नहीं कि फ्रंट कुछ और है कंटेंट कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुकें हैं उसी जिस सब्जेक्ट की बुक है उसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक कहानियां होनी चाहिए बुक में, कथाएं, वास्तविक कहानियां, कथाएं होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि मछली पाल जी की कहानी, कर्णम मल्लेश्वरी जी की कहानी, है ना, सुनीता विलियम्स की कहानी, ये सब स्टोरियाँ जो है रियल स्टोरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट पीरियड होता है कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे, जो चीज़ें उनके दिमाग में बैठाई जाती हैं फिर वो आगे उसी के हिसाब से विकसित होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, जो रियल चीज़ें हैं रियल लर्निंग करानी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कॉन्क्रीट से ऑब्जेक्ट की तरफ लर्निंग होती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, है ना। तो ये वास्तविक कहानियाँ कथाएं हो गई। और क्या हो सकता है, सूचनाएं सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। जो भी सूचना मतलब कि क्या है, जो सूचनाएं हैं वो सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना। मतलब कि कुछ भी बड़बड़ा के चले गए, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर उसी हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लेंगे, फिर उनकी उसी हिसाब से आगे लर्निंग होगी। तो ये ईवीएस की बुक के बारे में था। ठीक है, और बुकें क्या होनी चाहिए, स्तर के अनुसार होनी चाहिए, क्लास के अनुसार होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं कि 5th क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक लागू कर दी है, तो ये भी क्या होगा बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर ईवीएस में कुछ लर्निंग प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जो लर्निंग मेथड है वही लर्निंग प्रिंसिपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे यही सब कार्य करेंगे आपके। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, एग्जाम्पल टू रूल हो गया, और क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है सरल से जटिल की तरफ। पहले सरल चीजें बच्चों को सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ते रहेंगे। पहले उनको उदाहरण दिखाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, नियम बताएंगे, रूल बताएंगे, क्योंकि बच्चों में अभी प्राइमरी लेवल पे इतनी समझ नहीं कि वो पहले नियम जान लें। जैसे स्टोरी थी कि पाचन क्रिया के बारे में, तो एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे उसने प्रयोग किया,
है ना, किस तरह से एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण। फिर नियम बताने के लिए आगे की कक्षा में कहा गया कि बच्चों में भी इतनी समझ नहीं है कि वो पाचन सिस्टम को समझ सके, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ पाए, तो हम क्या करेंगे, स्टोरी के थ्रू अभी थोड़ा बहुत उनको जागरूक कराते हैं कि ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव ऑप्शन में मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त, है ना। मूर्त से अमूर्त बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले वो देखना चीज़ों को पसंद करेंगे, उसके बाद फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें धीरे धीरे आएगी। तो ये सब कुछ रूल हैं जो लर्निंग प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं मेन। इन्हीं से रिलेटेड और भी हैं, इम्पॉर्टेंट थे जो यही है आपके। तो ये लर्निंग प्रिंसिपल हो गए ईवीएस से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो ईवीएस थी, दो तीन चीज़ें और जो एनसीईआरटी में छूट गई थी, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समाप्त करने से पहले। तो एक तो कुडुख, कुडुख जो भाषा है, इसका एक शब्द है तोरंग, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कुडुख भाषा होती तोरंग में, इसको क्या कहते हैं, तोरंग में जो कुडुख भाषा है उसका जो शब्द है तोरंग, उसका मतलब क्या होता है, जंगल होता है। इससे सीधा सीधा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आपकी जो ईवीएस की पेडागोजी है, एनसीईआरटी है, दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी पेडागोजी है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन लगातार भरपूर तरीके से करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट करनी है। सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ईवीएस कंप्लीट हो चुकी, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी बची है, वो भी फटाफट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस वॉज साधना।